एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह था जिसको एक नजूमी ने बताया कि वो एक खास दिन के मुकर्ररा वक्त पे उस बीमारी के हाथों मारा जाएगा जो कि उसकी सल्तनत में फैली हुई थी। यह सुन के बादशाह ने सबसे पहले तो अपने महल के दरवाजों पे ताले लगवा दिए, लेकिन वो फिर भी मुतमईन ना हुआ, तो उसने अपने आप को अपने कमरे में बंद कर दिया। लेकिन उसे फिर भी सुकून ना मिला, तो उसने कमरे के दरवाजे के बाहर दीवार खड़ी करवा दी और सिर्फ एक छोटा सा सुराख खुला रहने दिया जहां से उसको खाना और पानी मिल सके। लेकिन उसके डर ने उसे फिर भी चैन ना दिया और उसने वो सुराख भी बंद करवा दिया, और इस तरह वो ऐन उसी दिन के मुकर्ररा वक्त पे डर और तन्हाई में मर गया। इस कहानी का सबक यह हरगिज नहीं है कि हम मुश्किल घड़ी में अपने बचाव के लिए हिफाजती इकदामात ना लें, बल्कि यह कि हम जिंदगी के अहम फैसलों में सिर्फ खौफ को हावी ना होने दें। और वैसे भी एक बादशाह होने के नाते उसकी पहली जिम्मेदारी तो उसकी रियाया की फलाह होनी चाहिए थी। सलाम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मुसीबतों के ज़माने में हम सब ने एक दूसरे का ख्याल रखना है। कोरोना वायरस ने जिस तरह हमारी जिंदगियां तब्दील की, कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन एक तरीके से इसने हमें अपने आप के साथ और एक दूसरों के साथ करीब भी किया है और हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। सवाल ये उठता है कि इस वबा के गुजरने के बाद हम किस मकाम पे खड़े होंगे। देखिए, जो वबा कोविड-19 की कोरोना वायरस जिसे हम आम इस्तिलाह में कहते हैं, ये जो फैली है, ये कोई दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा नहीं हुआ। मेरी आपकी ज़िंदगियों में शायद पहली बार है, इसलिए इसका हमें इसका झटका भी बहुत ज़ोर से महसूस हुआ है। लेकिन इंसानियत का मामला बड़ा दिलचस्प है। वो ये कि उस पर ये सब कुछ पहले गुजर चुका है, कुछ कुदरती आफात और कुछ अपने ऊपर आप लाई हुई आफात जैसे जंगें और जेनोसाइड्स। मगर इंसान का कुछ मसला ये है कि कुछ सीखता नहीं है। तो पहला सबक तो शायद इस वबा के बाद हमारे लिए ये है कि हम सबक सीखना सीखें। देखिए, इनफरादी सतह पे तो मैंने जो सीखा है, मेरे ख्याल से वो ये है कि रिश्ते, इंसानी रिश्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमने एज ह्यूमंस जितनी अहमियत कंज्यूमरिज्म को दी है, मटेरियल्स को दी है, वो इन दिनों में हमने देख लिया है कि वो हमारे किसी काम के नहीं है। इंसान को जब अपनी मौत से सामना करना पड़ता है, तब उसको समझ आती है कि उसकी जिंदगी में असल में कौन सी चीजें अहमियत रखती हैं। और जरूरत से ज्यादा दौलत इतनी अहमियत नहीं रखती जितना इंसानी रिश्ते और नाते रखते हैं। तो समाजी तौर पे भी क्या हमें अपनी तरजीहात पे एक और नजर नहीं डालनी चाहिए? क्या पाकिस्तान में लोगों की ज़िंदगियों की अहमियत, पाकिस्तान के शहरियों की, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी तबके से हो और उनका ताल्लुक किसी भी मकतब फ़िक्र से हो, बिला लिहाज रंग, नस्ल, जिन्स, मज़हब, उन शहरियों के बुनियादी मुआशी, मुआशरती, समाजी, सियासी हकूक़ की पासदारी क्या एक रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है, या टेरिटरी के और जो ख़ित्ता ज़मीन है महज उसकी हिफाजत और उस ख़ित्ता ज़मीन पर पाए जाने वाले कुदरती वसाइल का इस्तेसाल, उसकी एक्सप्लॉयटेशन, उसका इस्तेमाल, क्या ये उनकी ज़िम्मेदारी है? चूँकि जब एक कॉलोनियल स्टेट होती है तो उसके लिए सिर्फ टेरिटरी और नेचुरल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट होते हैं। जब एक जदीद जमहूरिया होती है, जो कि पाकिस्तान दस्तूरी तौर पर है और उस सफ़र पर हम गामज़न हैं मगर वो अब तक मुकम्मल नहीं हुआ, अगर वो जदीद जमहूरिया होती है और नौआबादियाती रियासत नहीं होती, तो वहाँ शहरियों के हुकूक उससे ज़्यादा अहम होते हैं जितना टेरिटरी और नेचुरल रिसोर्सेज की का प्रोटेक्शन और एक्सप्लॉयटेशन इंपॉर्टेंट होता है। कोरोना वायरस से मेरे ख़्याल से जो सबसे बड़े हमें लेसन्स हमने देखे या मिले,
वो मेरे नज़दीक तो जो सबसे बड़ा एक लेसन है वो ये है कि जो एक इल्यूजन था कि तरक्की क्या है या तरक्की याफ्ता ममालिक क्या हैं, वो एक्सपोज हो गया, वो हमारे सामने आ गया। जब भी इस तरह का कोई पेंडेमिक आएगा तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा अमीर और गरीब के बीच में, आपके रिलीजन का वो नहीं देखेगा कि कौन सा मस्जिद खुला है, कौन सा चर्च खुला है। लेकिन बदकिस्मती से एक और जो चीज़ हमारे सामने बहुत एविडेंटली नज़र आई वो ये है कि पूरी दुनिया में हमने इन्वेस्ट और प्रायोरिटाइज वॉरफेयर को किया है, हमने वेपन्स को किया है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो हमारे किसी भी एटम बॉम्ब से भी हमारे लिए ज़्यादा प्रेशस है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमें साइंटिफिक डेटा पे ज़्यादा फोकस और अहमियत देनी चाहिए, ना कि कंस्पिरेसी थेरीज़ को। हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि वेंटिलेटर्स हमारे लिए कितने अहम होंगे, ना कि मिसाइल्स या गन्स। तो उम्मीद तो मुझे यही है कि हमारी प्रायोरिटीज़ इससे कुछ बदल जाएंगी। सदियों के इस्तेसाल के बाद जो बर्बादी इस जमीन पर इंसान की सरगर्मियों की वजह से फैली, वो बढ़ती जा रही है। कुदरत की तरफ से इशारा हमें किसी जलजले या सुनामी की शक्ल में नहीं मिला, बल्कि एक माइक्रोस्कोपिक वायरस की शक्ल में मिला, जिसने हमें बतौर समाज अपनी कमजोरियों और कोताहियों से आगाह किया। और सवाल ये उठता है कि अगरचे हमने जंगलों को शहरों में तब्दील कर दिया और कुदरती अनासिर पर काबिज हो गए, इस सब से हमने हासिल क्या किया अगर एक दूसरे का ख्याल भी ना रख सकते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जितना हम अपने आप को कुदरत के निज़ाम से दूर करते जा रहे हैं, उतना ही एक दूसरे से भी दूर होते जा रहे हों? हम लोग जिस तेज़ी से कुदरती निज़ाम से दूर होते गए हैं, इस पूरे वक्त में ये जो कोरोना वायरस ने हमें ये भी सिखाया कि जितना अरसा इंसान अपने घरों में बंद रहे तो जानवर और नेचर उस दौरान सेलिब्रेट करता रहा। इसका मतलब है कि इस नेचर को हम इंसानों की ज़रूरत नहीं है, हमें इस नेचर और एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। इकबाल का जो है ना मिसरा कि फ़ितरत को खिरत के रूबरू कर, तो हमने बजाय फ़ितरत को खिरत के रूबरू करने के फ़ितरत को अपनी हवसनाकी के रूबरू कर दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो दीगर प्रजातियां हैं, दीगर स्पीशीज़ हैं, उनके साथ जो इंसान ने सलूक किया है और जो कुदरती वसाइल के साथ, जंगलात के साथ, ज़मीन के साथ जो एक सलूक हमने रवा रखा है, पानी के साथ जो सलूक हमने रखा है, जो हमने अपने आसमान के साथ किया है, ओजोन लेयर की जो हमारी जो एक प्रोटेक्टिव शील्ड थी उसमें हमने सुराख कर दिया अपनी मादियत परस्ती के शौक़ में। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट का मसला नहीं है, ये हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में आसाइशें और दौलत जमा करने का शौक़ है। तो मेरा ख्याल है दूसरा सबक ये है कि हमें कुदरत के साथ अपने इस रवैये को, फितरत के साथ अपने इस रवैये को, नेचर के साथ इस रवैये को बदलने की ज़रूरत है, और उसका एहसास जितनी जल्दी हो जाए उतना ज़रूरी है। रहमत दामी पा खुदाया, बाग सुक्का कर हरिया, बूटा आस उम्मीद दा मेरे, कर दे मेवे भरिया। हमारे मुल्क में जहां अवाम की बड़ी तादाद गुर्बत में रहती है, खुशकिस्मती से यहां फकीरी के सिलसिले भी मौजूद हैं और इंसानियत का जज्बा हमारी धरती में रचा हुआ है। ईदी फाउंडेशन आवाम में शऊर बेदार कर रही है, अपने स्टाफ की तरबियत कर रही है पूरे पाकिस्तान में, और स्टाफ में भी जो है वो शऊर पैदा कर रहे हैं ताकि वो लोगों को समझा सकें किस तरीके से आप लोगों को कोरोना वायरस का मुकाबला करना है। इसके अलावा हम जो बीमार हो रहे हैं कोरोना वायरस के मरीज़, उनकी मदद कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, उनकी मुंतकली, उनकी महफूज मुंतकली और उनके जो है वो इलाज के लिए उनकी मदद करना। इसके अलावा पाकिस्तान में जो लॉकडाउन की वजह से भूख का मसला बना है वर्किंग क्लास के अंदर, रोज़ाना कमाने वालों में, उनमें हम राशन तकसीम कर रहे हैं और हमने तकरीबन 1 लाख से ऊपर जो है वो राशन तकसीम किए हैं। हम मुकम्मल तौर पे जो है वो सूबाई और वफाकी हुकूमतों के साथ मिल के काम कर रहे हैं और हम अपने वसाइल को मुकम्मल तौर पे इस मुसीबत में इस्तेमाल करने के लिए हमने हुकूमत के साथ ताउन किया हुआ है और हम आगे भी
मुश्किल घड़ी के अंदर हुकूमत के साथ और आवाम के साथ हैं। चंद रोज पहले पाकिस्तान के मशहूर फलाई इदारे ईदी फाउंडेशन के सरबरा फैसल ईदी साहब ने हुकूमत पाकिस्तान को कोरोना वायरस फंड के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक डोनेट किया और ये इल्तिजा भी की कि इस वक्त पे हुकूमत और अपोजिशन पार्टीज को मुत्तहद होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे मुल्क में मईशत और सेहत का निज़ाम इतना मजबूत नहीं है कि वो गरीब आवाम को महफूज रख सके। सेहत और तालीम रियासत का ही फ़र्ज़ होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इन दोनों का बजट बहुत ही कम है। इसकी वजह से आवाम को ये सारी चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं और जो गरीब होते हैं वो ये ख़रीद नहीं पाते और इसके बगैर ही जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। चीन ने इसका मुकाबला जिस तरीके से किया, हमें उससे सीखना चाहिए। ख़ासकर गरीब मुल्कों को जो है वो चीन से सीखना चाहिए। अमीर मुल्कों का सेहत का निज़ाम जो है वो मुख्तलिफ होता है हमारे मुल्कों से, और हमें जो है वो चीज़ें अपना कर जिससे इस चीन ने अपनी आवाम की हिफाजत की, वही चीज़ें अपनानी चाहिए ताकि हम अपनी आवाम की हिफाजत कर सकें। तीसरा सबक ये है जो इंसानी समाज से मुताल्लिक है, वो ये कि अगर आप ये देखें कि उन ममालिक में जहाँ जो तिब्बी सहूलियात में रियासत का किरदार वाज़ेह और फैसला कुन है, वहाँ मसाइल कम हुए हैं। उन ममालिक में जहाँ तिब्बी सहूलियात से यानी पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स जो हैं उनसे रियासत ने डिसइन्वेस्ट किया है, पैसे निकाले हैं। बरतानिया की एक मिसाल आपके सामने मौजूद है, पाकिस्तान छोटे पैमाने पर मगर एक और मिसाल है। उन मुल्कों में इसकी जो शिद्दत है वो कहीं ज़्यादा महसूस हुई है। खुदा का शुक्र है कि आज जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो पाकिस्तान में हलाकतें उतनी ज़्यादा नहीं हैं, मगर बीमारी का जो इंसिडेंस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में बीमारों की तादाद बढ़ जाए तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। जर्मनी में ऐसा नहीं हुआ, चीन में ऐसा नहीं हुआ, चूंकि दोनों मुल्कों में, चीन में भी जर्मनी में भी, जो पब्लिक हेल्थ केयर का सिस्टम है उसमें स्टेट की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इन सारे कामों के लिए वसाइल कहां से आए, जब हमारे खित्ते में हमेशा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खतरा रहता है। अगर यूरोप 1000 साल की जंगों के बाद एक मुत्तहदा इकोनॉमिक यूनियन बनाने में कामयाब हो सकता है, तो क्या हमारे खित्ते में ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है? तो ये पाकिस्तान में तो एक बहुत मेरा ख्याल है कि मेजर रीथिंकिंग की ज़रूरत है, मगर पाकिस्तान के साथ साथ पूरे खित्ते में हमें रीथिंकिंग की ज़रूरत है। पाकिस्तान चूँकि कुछ एक अजीब व गरीब सूरत हाल है, यानी हम बहुत पाकिस्तान पे भी मोतरज़ रहते हैं, मगर जो भारत के साथ पाकिस्तान का एक ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि उसका भी दुरुस्त किया जाना जल्द अज जल्द बहुत ज़रूरी है। भारत में भी जिस तरह की सूरत हाल है वो पाकिस्तान पे बरह रास्त असरअंदाज होती है। अगर वहाँ फस्तायत जिस तेज़ी से हम बढ़ती हुई देख रहे हैं, वो अगर उसके असरात हमारे यहाँ मुरतब होंगे, जिस तरह से पाकिस्तान में अगर कभी कोई आमरीत पाकिस्तान में रही है या अगर एक नीम जमहूरी दौर पाकिस्तान में रहा है, तो उसके असरात भारत पे होते हैं। तो ये दोनों ममालिक को अपने ताल्लुकात और कश्मीर का मसला और कश्मीर के मसले के बाद जो जौहरी हथियारों का अंबार लगाने का शौक़, मेरा ख्याल है कि इस पूरे खित्ते को हमें बिल्कुल और तरह से मुनज़्ज़म करने की और अमन और बक़ाए बाहमी की बुनियाद पर इस पूरे खित्ते की तरतीब व तश्कील करने की ज़रूरत होगी। फिर मैं वही कहूँगी कि हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए, ये पूरी दुनिया जो है इंटरकनेक्टेड है। जिस तरह हम नेचर के साथ भी कनेक्टेड हैं, इस तरह हम भी एक दूसरे के बीच में जो हमने फिज़िकल दीवारें की हैं, ये सब कुछ एक फार्स है, ये एक झूठ है। हम सब को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। तो ये ख़ुद एक बहुत बड़ी हमारे लिए अवेकनिंग है कि हमें एक मिल के सोचना होगा इस दुनिया के लिए, इस एनवायरनमेंट के लिए, अपने लिए। हमें ह्यूमैनिटी के बारे में अब सोचना होगा। चौथी और आखिरी मुख्तसरन बात, वो सब कोई बात कर रहे हैं लेकिन मैं उसकी तौसीक करूंगा कि बजाय कुदरत से लड़ने की तरह इंसान जो आपस में जो जिस तरह की उसने जंगो जदाल का एक पूरा माहौल बर्पा करके रखा है, जिसमें अमेरिका सरे फहरिस्त है मगर हम तमाम ममालिक उसमें शामिल हैं, उससे भी पीछे हटने की ज़रूरत है। तो ये एक सबक है। आप मजहबी हैं, रूहानियत में यकीन रखते हैं या नहीं रखते, अगर आप एक रैशनल और जी शऊर इंसान भी हैं तो आपको बहरहाल इस सबक को सीखना होगा कि नेचर के साथ और एक दूसरे के साथ जो आप कर रहे हैं उसको बदलने की ज़रूरत है।
दानिशमंदों सुनो तमामी, अर्ज फकीर करेंदा, जो कोई आपे चंगा होवे, सबनू भला सकेंदा। जिस तरह सबसे तनावर दरख्त वो होता है कि जिसकी जड़ें उसकी हर एक शाख को खुराक पहुंचा सकें, इसी तरह सबसे मजबूत कौम वो नहीं होती जिसके पास सबसे ज्यादा तबाहकुन हथियार हों, बल्कि वो जिसके समाजी इदारे सबसे मजबूत हों। सदा बहार दे इस बागी, कदी खजाना आवे, ओ बन फैज़ हज़ारा ताई, हर भुखा फल खावे। हंस गई जान शिकंजे अंदर, जो बेलन विच गन्ना, रोनू कहून रहे बे मोहम्मद, जे रहबे तामे मन्ना। ओ दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, दीगर ते दिन होया मोहम्मद, ओढ़क नू डुब जाना। ओ माली दा कम पानी पाना, भर भर मशका पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। ओ पाल चिराग इश्क दा मेरे, रोशन कर दे सीना, दिल दे दीवे दी रोशनाई, जावे बिच ज़मीना। ओ मस्जिद ढा दे, मंदर ढा दे जो कुछ टैंदा, एक बंदे दा दिल ना डावी, रब दिलां विच रहिंदा। ओ एक बंदे दा दिल ना डावी, रब दिलां विच रहिंदा। ओ एक बंदे दा दिल ना डावी, रब दिलां विच रहिंदा।